हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, पूरी वीडियो इन तक देखिएगा। आज हम लोग बजट पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने वही पुराने सेगमेंट से, रिवीजन से। कल का हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे 1 मिनट में, उसके बाद आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 93वें पोजीशन पर रहा। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए गए और संजीव जोशी ने एक पुस्तक लॉन्च की है, एक समंदर मेरे अंदर। और अभी सान नाम से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया गया है, यानी मस्कट। और मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त किए गए हैं सुल्तान इब्राहिम। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूरालिंक कंपनी, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसने दुनिया में पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगा दी है। 6 से 9 फरवरी के बीच में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडिया एनर्जी वीक आयोजित किया जाएगा गोवा में। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बनी हुई है टोयोटा, लगातार चौथी बार। आईएमएफ ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी का अनुमान बताया है 6.7%। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में, पीडीएफ फ्री में क्विजेज वगैरह प्राप्त करने के लिए। और हमारे पेड कंटेंट भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया गया? तो दोस्तों कल केंद्रीय बजट 2024-25 आया और ये बजट था टोटल 47.65 लाख करोड़ का। हालांकि ये अंतरिम बजट था, आम बजट था नहीं, पूरा बजट था नहीं। अंतरिम बजट में क्या कुछ खास बातें थी, किसे क्या मिला, किसके लिए क्या किया गया, किस सेक्टर के लिए, सब कुछ के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है आसान भाषा में। और बड़ी अच्छी बात है, हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र 10 घंटों में ये 60 से 70 हजार व्यूज क्रॉस कर गए थे। तो यानी कि काफी पसंद आ रही है लोगों को। तो आप लोग भी जरूर जाकर के देखिए, बजट में मैक्सिमम चीजें उसमें मैंने कवर करा दी हैं। यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये नई चीजें हैं। जैसे इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ के लिए कितना खर्च किया जाएगा, किस सेक्टर के लिए और किस मंत्रालय के लिए, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें किस योजना के तहत क्या, कौन सी योजना शुरू की जाएगी, कौन सी चीज में कितना खर्च किया जाएगा, ये मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखोगे। 20 मिनट की वीडियो अकेले में है वो, तो आप उसको देखिए, क्योंकि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो यहाँ से इंपॉर्टेंट तो है ही। तो यहाँ पर केंद्रीय बजट जो रहा ये 47.65 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें कुल पूंजीगत व्यय जो है ये 16.9% बढ़कर इस बार 11.11 लाख करोड़ हो गया है। अब देखो एक चीज और, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बेसिकली थ्योरी बताया था, यहाँ पर अमाउंट्स नहीं बताए थे। आज अमाउंट्स को लेकर के एक अलग से वीडियो आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा यही बताने वाला हूँ कि कितना कहाँ पर खर्च किया जाएगा, किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, ठीक है जी। तो देखो किस क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा। जैसे डिफेंस क्षेत्र में इस बार का बजट सबसे ज्यादा खर्च यहाँ किया जाना है, 4,54,773 करोड़ रुपए। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 1,46,819 करोड़ रुपए। पेंशन में 2,39,000 करोड़। शिक्षा में 1,24,000 करोड़ से ज्यादा। स्वास्थ्य के लिए 90,000 करोड़। ब्याज भुगतान मतलब हम लोगों ने जिन संस्थाओं से लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ या जिन देशों से, तो वो लोन का ब्याज चुका रहे हैं, उस ब्याज को चुकाने में 11 लाख करोड़, 11.9 लाख करोड़ दिए जाएंगे। अब आप देख रहे हो ब्याज, इंटरेस्ट चुकाने में इतना जा रहा है। मंत्रालय वाइज अगर देखें कि किस मंत्रालय के तहत कितना खर्च किया जाएगा, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ मैंने लिखा हुआ है रक्षा के लिए 4,54,773 करोड़, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रक्षा मंत्रालय के लिए 6.2 लाख करोड़। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि ये जो है 4,54,000 करोड़ ये केवल और केवल खरीदने के लिए है, या बाकी जो चीजें जो डिफेंस में एक्चुअल में खर्च होंगी उसके लिए है। जबकि रक्षा मंत्रालय के तहत इसमें पेंशन्स और जो भत्ते दिए जाते हैं, जो सैलरी दी जाती है सेनाओं को, वो सब भी इसमें शामिल है,
ठीक है ना। तो वेतन भत्ते ये सब को अगर हटा दो तो उसके बाद जो बचता है वो रक्षा पर खर्च किया जाएगा, डिफेंस सेक्टर पर। तो यहाँ पर मंत्रालय वाइज चीजें दी गई है। मेरा समझाने का मतलब यही था कि जिससे आप समझ सको कि अगर रेल मंत्रालय इतना किया गया है तो अब इसमें सैलरी और जो बाकी वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं वो सब इंक्लूड है ना। सड़क परिवहन के लिए 2.78 लाख रुपए, रेल मंत्रालय 2.55 लाख, गृह मंत्रालय 2 लाख और ऐसे ही सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2 लाख। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.77 लाख करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.68 लाख करोड़, संचार मंत्रालय 1.37 और कृषि एवं किसान मंत्रालय 1.27 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब अगेन किस सेक्टर में क्या क्या चीजें नई की जाएंगी इसके लिए आप कल वाली ये वीडियो देखिए, आपको इसमें डिटेल जानकारी मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस होता है क्योंकि 1 फरवरी 1977 को स्थापित हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप विकिपीडिया चेक करोगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस आपको दिखाएगा 18 अगस्त 1978, है ना। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं जब जब भी मैं जिस साल में बताता हूँ 1 फरवरी को मनाया गया स्थापना दिवस, या जब भी कभी क्वेश्चन में बताता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी को हुई थी 1977 में, तो लोग कमेंट तुरंत करते हैं कि सर विकिपीडिया पर तो 1978 दिखा रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या था, कहानी समझो। जब ये 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया तब संसद द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। इसको संसद द्वारा मान्यता 18 अगस्त 1978 को मिला था। तो इसको ऑफिशियली जो फॉर्मेशन इसका हुआ ऑफिशियल तरीके से वो हुआ 1978 में, इसीलिए ऑफिशियल ही लिखा हुआ है विकिपीडिया भी अपने यहाँ। लेकिन यहाँ पर चूंकि जब स्थापित हुआ है तो भाई वो संस्था है तो वो तो अपने एक्चुअल स्थापना दिवस पर ही स्थापना दिवस मनाएगी, इसीलिए हम लोग 1 फरवरी को मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस, 18 अगस्त को नहीं मनाते, ठीक है ना। चलिए, तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। अब समझो ये इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है। तो दोस्तों जानते हो आप, जैसे कि भारत का अगर मैप की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं, बना लेते हैं। जैसे अगर इंडिया के नक्शे की बात करें तो अगर आप जो प्रायद्वीपीय हिस्सा देखोगे, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, मतलब ये जल से घिरा हुआ है। तो 9 ऐसे राज्य आते हैं, 9 स्टेट है जो तटीय स्टेट है, ठीक है ना, कोस्टल बॉर्डर वाले स्टेट है, राज्य है। ये कोस्टल स्टेट जो है 9, इन पर जो कोस्ट है उनकी सुरक्षा के लिए, तटों की सुरक्षा के लिए एक बल है, वो बल भारतीय तटरक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है ना। अब तटों की सुरक्षा करना, इलीगल चीजों को होने से रोकना, जो डकैती वगैरह होती है उस सब को रोकना, मतलब गलत तरीके से जो मछुआरे आ जाते हैं उनको रोकना, इन सब के लिए एक फोर्स का काम होता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपको समझ में आ गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे जब इंडियन कोस्ट गार्ड के पास भी भाई जहाज रहती है, तो जब इंडियन कोस्ट गार्ड की कोई जहाज होगी तब उस पर लिखा रहेगा ICGS, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है तो ये लिखा रहेगा ICGS फिर उसका नाम। अगर कोई इंडियन नेवी का कोई जहाज है तो उसके सामने लिखा रहेगा INS, यानी कि इंडियन नेवल शिप, तो वो हुआ इंडियन नेवल शिप, और ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, यानी ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बाकी तो मैंने यहाँ पर सब बता दिया। 48वां इस बार स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है और मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। राकेश पाल जी महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है? तो दोस्तों 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 संपन्न हो चुका है और इस बार भी टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। देखो 6 संस्करण अभी तक खेलो इंडिया के हो चुके हैं यूथ गेम के, अब इन 6 में से 4 बार तो यही टॉप पर रहा है, महाराष्ट्र है टॉप पर, मतलब सबसे ज्यादा मेडल जीतने के मामले में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का इस बार का जो आयोजन हुआ, इस बार का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आप बताओगे तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में ये आयोजित हुआ था 6th वाला एडिशन। तो ये वीरा मंगाई जो है, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये इसका मस्कट चुना गया था इन्हें, ठीक है ना, तो मस्कट है। तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में खेला गया 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक। ये 6ठा संस्करण था, ये बात याद रखना। वीरामंगई, मस्कट, बुसु इस बार नए खेल के रूप में शामिल हुआ। महाराष्ट्र 57 गोल्ड के साथ और 48 सिल्वर के साथ, 53 कांस्य के साथ टोटल 158 मेडल जीता और टॉप पर रहा चौथी बार। तमिलनाडु मेजबान था, इस बार सेकंड पर रहा है, टोटल इसके 97 मेडल आए।
हरियाणा थर्ड पर रहा है इस बार। अब इससे पहले के जो 5 एडिशन हुए थे उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला संस्करण दोस्तों 2018 में दिल्ली में हुआ, तब इसे खेलो इंडिया गेम के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। 2019 में हुआ पुणे महाराष्ट्र में, फिर 2020 में गुवाहाटी में हुआ इसका तीसरा संस्करण। चौथा संस्करण हुआ पंचकुला हरियाणा में। देखो अब ये 2021 में होना था लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19 और फिर ये 2022 में आयोजन हुआ। इसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में 2022 में होना था और ये 2023 में आयोजित हुआ, 5वां संस्करण था, ठीक है ना। तो इस बार छठा संस्करण 2024 में आयोजित हुआ है। अच्छा एक चीज और, ये खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराया जाता है और खेलो इंडिया गेम्स के कई चरण अब शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी आपको कल ही बताया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, तो खेलो इंडिया विंटर गेम एक ले लो, एक खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि सबसे ज्यादा हो चुका है जिसका संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि यही है, एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया विंटर, खेलो इंडिया यूथ गेम। आगे, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई हैं दोस्तों प्रीति रजक। प्रीति रजक आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये खेल कोटे से आई हुई हैं और इनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये पहले हवलदार के रूप में थी और फिर हवलदार से सेना में भी भर्ती होने वाली ये पहली मेधावी खिलाड़ी के रूप में बनी, उस पर भी इन्होंने एक इतिहास बनाया। ये बहुत ही स्किलफुल ट्रैप शूटर हैं, ये गेम्स वगैरह में भी पार्टिसिपेशन करती हैं। जैसे अभी चीन के हांगझोउ में 19वां एशियाई खेल जो हुआ था ना, उसमें इन्होंने ट्रैप महिला इवेंट में टीम इवेंट में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। तो यानी कि देखो ये एशियन गेम्स में मेडल भी जीत चुकी हैं। तो ये बन गई है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, ठीक है, प्रीति रजक, ये बात ध्यान रखना। अब बात आई है पहली महिला की, तो दोस्तों पहला पहली पहले वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, अब पहली महिला जुड़ जाए तब तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं पिछले दौर में जो पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जैसे दीपा भंडारी को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार मिला है और ये जीतने वाली ये पहली महिला बनी थी। नीना सिंह सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी थी। डॉक्टर सवीरा प्रकाश ये पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला बनी थी। लाल रिनपुई ये मिजोरम की पहली महिला मंत्री बनी थी। कंचन देवी ये आईसीएफआरआई की पहली महिला निदेशक बनी। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली ये पहली महिला बनी। शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख है। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है और जया वर्मा सिन्हा मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है जी। आगे 16 से 18 फरवरी के मध्य भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मैंगलोर में। मैंगलुरु है कर्नाटक में, ठीक है ना। कर्नाटक में बेंगलुरु आप सुने होंगे ना, जैसे बेंगलुरु सुने वैसे एक मैंगलोर भी है, ये भी एक तटीय शहर है, उतना तो फेमस नहीं है जितना बेंगलुरु है लेकिन है ये भी। तो इंडिया का पहला बीच साइज स्टार्टअप जो होगा, स्टार्टअप फेस्ट जो होगा, ये यहाँ पर होगा और 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। स्टार्टअप फेस्ट का मतलब क्या? स्टार्टअप्स को लेकर के एक उत्सव, महोत्सव समझ लो, एक मेला लगेगा। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे, अपना स्टार्टअप का जो आइडिया है वो शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा पूरा शार्क टैंक वाली यहाँ पर फीलिंग आएगी। तपस्या बीच फेस्टिवल के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है 16 से 18 फरवरी के बीच। चूंकि भारत का पहला है बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे जनवरी 2024 में जय शाह अपने कौन सेवें कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए? तो दोस्तों जय शाह जो हैं तीसरी बार लगातार ये एशियन क्रिकेट परिषद के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। भैया जी जब पापा हो गृह मंत्री तो तीसरी बार क्या 30वीं बार बन जाओ। जय शाह जो हैं ये बीसीसीआई के सचिव हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष एक बार फिर से नियुक्त किए गए हैं। तो जय शाह जाकर के एशियन क्रिकेट काउंसिल में बोले होंगे ना, मतलब भाई तो गृह मंत्री तो ये तो इंडिया में है, लेकिन वहां जाकर के मुन्ना भैया के स्टाइल में बोले होंगे देखो ऐसा है, जलवा है हमारा इंडिया में, है ना। तो हम खड़े हो गए, मतलब जीत गए समझो, हमने नामांकन दर्ज कर दिया, मतलब जीते समझो। तो यहाँ पर सम्मी सिल्वा वगैरह ने यहाँ पर मतलब औपचारिक चीजें पूरी कर दी और ये एक बार फिर से बन गए। तीसरी बार बने हैं, जनवरी 2021 में पद संभाले थे। फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी, कोलंबो में हेडक्वार्टर है, कुल सदस्य इसके 25 हैं।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो एशिया में जो कप होते हैं ना, जैसे कि एशिया कप आप देखते हो T20 का, या एशिया का अंडर 19 कप देखते हो क्रिकेट से संबंधित, वो सभी ये कराता है। ओके। अच्छा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और जीके की ई बुक आ चुकी है, जबरदस्त ई बुक है। जो भी आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जा करके इसको ले सकते हो। आप अगर कंटेंट देखोगे, कंटेंट इस बार जबरदस्त तरीके से इसमें ऐड किया गया है। मतलब आपको देख करके लगेगा ही नहीं कि आप जितने प्राइस में लिए वो, जैसे आज और कल के लिए 49 रुपये रखा गया है। पिछली जितनी भी ई बुक्स आई थी यूपी जीके की, वो 69 प्राइस में थी, लेकिन इस बार प्री लॉन्च ऑफर के तहत 49 में ही किया गया है, वो भी 2 दिनों के बाद इसका दाम बढ़ जाएगा। तो आप जाकर के जब इसको लोगे ना, ओपन करोगे ना, तभी आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे ऐसे चैप्टर्स, ऐसे ऐसी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने की। टोटल 32 चैप्टर्स यहाँ पर हैं, और लास्ट में आपको बोनस के रूप में 250 क्वेश्चंस कंप्यूटर के दिए जा रहे हैं। और ये इसमें थ्योरीज भी हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर भी है, चैप्टर वाइज भी है चीज़ें, और बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रश्नोत्तर माध्यम में भी चीज़ें जीके की, और मतलब हर कुछ इसमें सॉर्ट आउट किया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो कल बहुत सारे लोगों ने इस ई बुक का फायदा उठाया, उन्होंने लिया इसको। आप भी जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर जाना है, सिंपली बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना है, वहां से जाकर के राज्य स्पेशल करंट अफेयर पर जाना है, या फिर ऊपर ऐसे स्लाइडर चल रहा होगा, उसमें यूपी वाला जो स्लाइडर आएगा उस पर टच करोगे तो डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाओगे। अगर कोई समस्या आती है तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकॉन बना हुआ है, उस पर टच करना, सीधे पहुंचोगे हमारी टीम के पास। वहां से फिर आपको दूसरा तरीका बताया जाएगा कैसे लेना है। ठीक है जी, व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। चलिए अगला, हाल ही में भारत में कितने आर्द्र भूमियों को जोड़कर रामसर स्थलों की कुल संख्या 80 कर दी गई? तो देखो भैया, बहुत दिनों से आपको रटाया जा रहा था कि 75 रामसर साइट हैं, 75 रामसर साइट हैं, अब 5 और ऐड हो गई हैं। टोटल रामसर साइट की संख्या अब हो गई है 80। ठीक है जी, तो अभी 5 और नए रामसर स्थल को ऐड किया गया है। यहाँ पर देखो, ये ईडू बाबा के वेबसाइट से हमने लिया है, ये इमेज बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस इमेज के तहत आपको पता लग जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सी रामसर साइट है, या कितनी रामसर साइट है। जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, ये 10 इन्होंने लिस्ट रखी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। तो ये डिटेल है, जिनको अगर रीड करना है पॉज करके रीड कर सकते हैं। फिलहाल 5 ये और जोड़ना है आपको। अभी जो ये 5 जोड़ी गई हैं, ये 2 राज्यों से हैं, 3 जो है वो कर्नाटक से हैं, 2 जो है तमिलनाडु से हैं। तो इसमें मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघा नासनी मुहाना, ये तीनों कर्नाटक से हैं, और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन ये तमिलनाडु। तो ये टोटल 5 नई वेटलैंड्स शामिल की गई हैं। इनके लिए सर्टिफिकेशन रामसर कन्वेंशन के जो महासचिव है करंट टाइम पर, डॉक्टर मुंसोडा मुंबा, इन्होंने दिया है। फिलहाल रामसर साइट है क्या, इसको समझ लो। एक्चुअली में ईरान में एक शहर है रामसर, ईरान में एक शहर का नाम है रामसर। वहां पर 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था। तो उसी रामसर कन्वेंशन पर जो हस्ताक्षर हुआ था, उसी की याद में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, या कहें विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना, दिवस मनाया जाता है। और वही रामसर के नाम पर रामसर साइट कहा जाता है। अच्छा, रामसर साइट में भारत के 80 स्थल तो शामिल हो गए हैं। पहला कौन था? पहला था चिल्का लेक। ध्यान रखना, ये मैं आपको हर वीडियो में लगभग बताता हूँ। चिल्का झील जो है, ये पहली रामसर साइट ऑफ इंडिया थी। हाल ही में सरकार ने 16वें वित्त आयोग के 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता, ये मैं आपको कुछ दिन पहले ही बता चुका हूं, जब 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, तो अध्यक्षता अरविंद पनगड़िया जी को सौंपी गई थी। तो ये हर मामलों में अध्यक्ष तो यही रहेंगे। तो यहाँ देखो, 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की गई, उनमें से 3 तो आपको यहाँ ऑप्शन में ही मिल जाएंगे, जैसे अजय नारायण झा, अन्नी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष, ठीक है, और एक चौथे हैं सौम्या कांति घोष। तो ये 4 लोगों की नियुक्ति की गई है, 4 सदस्य के रूप में आए हुए हैं। बाकी प्रेसिडेंट इसके कौन है, यानी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया, याद होगा आपको, नीति आयोग का जब गठन किया गया था उस टाइम पर सबसे पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को ही बनाया गया था। तो उनको अभी 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को। ये सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है भैया। तो जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो केवल इन्हीं 2 से काम चला लो। जो थोड़ा बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो इनका भी नाम याद कर लेना। ठीक है, वैसे
ये नाम तो आपको जरूर याद करना है, अनुच्छेद 280, क्योंकि अनुच्छेद 280 में ही वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, ये तो समझ लो भयंकर इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 इसको तो याद ही रखना। गठन कौन करता है वित्त आयोग का, मतलब कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही समझो की जाती है। वैसे तो टेक्निकली भारत सरकार करती है। तो 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की गई अभी हाल ही में। ठीक है जी, देखो एसएससी कॉम्बो बैच भी आ चुका है और इसमें एडमिशन ऑन है और 5 तारीख के बाद से इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। एएलपी बैच 5 तारीख से शुरू हो रहा है, एसएससी कॉम्बो बैच स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से। तो आप लोग जाकर डेमो क्लासेस भी ले सकते हो और जो लोग बैच ले लिए हैं उनको लिए क्लासेस भी आ रही हैं। इसके अलावा कोई भी अगर सजेशन चाहिए, डाउट है या पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों पर हाल ही में कितने देशों को डब्ल्यूएचओ का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों को लेकर अभी डब्ल्यूएचओ ने 5 देशों को सम्मानित किया है। 5 देशों को, यहां पर देखिए, WHO awards first ever certificates to 5 countries for progress in eliminating harmful trans fat। ट्रांस फैट क्या होते हैं? ट्रांस फैट समझ लो, जो आप ये बस सीधी भाषा में कहें, जो जा करके मार्केट में अचर गचर खाते हो ना, चाउमीन, ये पता नहीं क्या मोमो सोमो, ये सभी ट्रांस फैट है। तो इससे क्या होता है, ट्रांस फैट एसिड बढ़ता है और ये जब बढ़ जाता है तो इससे दिल के दौरे, हृदय रोग, इन सब से संबंधित चीजें, बीमारियां बढ़ जाती हैं और फिर मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलने लगती है। ठीक है, यहां पर देखो 5 देश ऐसे हैं, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। इन देशों को सम्मानित इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने इस ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने में एक बहुत ही अभूतपूर्व एक प्रदर्शन करके दिखाया हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन जारी करी हुई थी, बहुत सारे देशों ने इसको थोड़ा बहुत अप्लाई भी करना शुरू किया, लेकिन देशों के अप्लाई होने से क्या मतलब होगा भाई। डब्ल्यूएचओ अगर नियम लगाएगा, यहाँ पर आपको वो नियम लगाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों मान लो लगा दिया, या सरकारों पर अगर कहा तो सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों पर लगा दिया रिस्ट्रिक्शन। यहाँ जब ठेले पर बिक रहा है मोमो तो क्या करोगे। और वो जो ऑयल यूज करते हैं, सैचुरेटेड ऑयल यूज करते हैं, बार बार वही ऑयल यूज कर रहे होते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो इसीलिए ट्रांस फैटी चीज़ों से आप भी बचने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ तो 5 देशों को सम्मानित किया है, आपको कोई सम्मानित नहीं करने आएगा यहाँ पर, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के जिम्मेदार स्वयं होगे। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना के किस निगरानी जहाज को कमीशन किया। तो देखो 3 फरवरी तो अभी आई नहीं है, कल आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है जिससे एडवांस में हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ आईएनएस संधायक नाम का जो शिप है, जहाज है, भारतीय नौसेना का है। तो देखो यहाँ आईएनएस लगा है, इंडियन नेवल शिप। तो इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कमीशन करने जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? विशाखापत्तनम में जाएंगे। तो आईएनएस संधायक जो होगा ये इंडियन नेवी का शिप होगा और ये एक निगरानी जहाज है। ठीक है ना, निगरानी करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर देखो इसका डिस्प्लेसिंग अबाउट 3800 टन है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब ये नदी में उतारा गया ना, पानी में उतारा गया, तो ये इतना पानी जो है वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना, इतने टन का। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये कितना का है। भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हो ना, जितना पानी रहेगा, जितना बड़ा गुटका डालोगे उतना वो डिस्प्लेस कितना कर रहा है, यही चीज है ये। तो फिलहाल GRSE कोलकाता ने इसे बनाया हुआ है, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में बनाया गया है और अभी आईएनएस संधायक को कमीशन किया गया। 3 फरवरी को समझ लो कल किया जाएगा। तो 110 मीटर की लंबाई होगी इसकी, विशाखापत्तनम में किया जाएगा और 18 नॉट से अधिक की इसकी गति है, स्पीड है। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। एमजेटी एजुकेशन जाकर के सर्च करा करो, टेलीग्राम पर मिल जाएगा यार चैनल। व्हाट्सएप करते हो आप लोग। स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी है? तो भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु। भारत के मराठा सैन्य प्रदेश में कुल कितने घटक को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामांकित किया गया? तो 12 को। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? दूसरा क्वेश्चन आपसे है, मलेशिया की मुद्रा क्या है, बता देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन में आप कंफ्यूज जरूर होगे। फिलहाल बस इतना ही रखते हैं और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। बीबीजन को किताब चाहिए, किताब अभी भी अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।